दुशासन
इच्छनी से विवाह करना चाहते थे। पृथ्वीराज चौहान द्वारा इच्छनी से विवाह करने पे भीमदेव द्वितीय नाराज हो गए। इस प्रकार ये जो आबू की परमार राजकुमारी इच्छनी का जो प्रकरण था, गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय और पृथ्वीराज चौहान के बीच में वैमनस्य का कारण बना। दूसरे जो प्रकरण है पृथ्वीराज रासो, ये भी बताता है कि पृथ्वीराज के चाचा कानड़देव ने सारंगदेव के जो भीमदेव का चाचा था 7 पुत्रों की हत्या कर दी थी। इस घटना को लेकर भीमदेव ने अजमेर पर आक्रमण कर दिया और सोमेश्वर चौहान की हत्या कर दी तथा नागौर पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया। पृथ्वीराज ने अपने पिता का बदला लेने के लिए भीमदेव को युद्ध में परास्त कर दिया और नागौर पर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया। लेकिन इन दोनों कथानकों का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है, क्योंकि सोमेश्वर स्वयं अपनी मृत्यु से मरा था। अगर से विवाह इससे प्रेम करते थे। और जयचंद कथानक के अनुसार जयचंद ने एक दिग्विजय यज्ञ का आयोजन किया और उसमें पृथ्वीराज तृतीय को अपमानित करने के लिए द्वारपाल की मूर्ति के रूप में उसको खड़ा कर दिया। संयोगिता का जब स्वयंवर किया गया तो संयोगिता चूंकि पृथ्वीराज तृतीय से प्रेम करती थी, तो उसने जो द्वारपाल की मूर्ति थी उसको वरमाला पहना दी और उसने पत्र लिख भेजा पृथ्वीराज तृतीय को कि मुझे लेने आ जाओ, और पृथ्वीराज जो तृतीय था उसको स्वयंवर से उठा के ले गया। इस प्रकार ये जो दूसरा कथनक है संयोगिता प्रकरण और दिल्ली को लेकर, दोनों में गढ़वाल चौहान वैमनस्य था। अब ये दोनों में से कितना सही था, ये तो कितना सही है पता नहीं है, फिर भी संयोगिता की कथा की उपेक्षा करने पर गढ़वाल चौहान वैमनस्य की संभावना कम नहीं होती। पृथ्वीराज द्वारा भंडारकों, चंदेलों और चालुक्यों की शक्ति को दी गई चुनौती गढ़वालों के लिए विष की घूंट थी। साथ ही साथ पृथ्वीराज की विजय योजना में गढ़वालों की स्वतंत्रता शूल तुल्य थी। ऐसी स्थिति में दोनों राज्यों का संघर्ष पृथ्वीराज चौहान और तुर्क अभियान। पृथ्वीराज तृतीय जो इस समय अपने दिग्विजय की योजना को साकार बना चुका था, बृहद राज्य का स्वामी था। उसका राज्य सतलज नदी से बेतवा तक और हिमालय के नीचे के भागों से लेकर आबू तक सल्तनत को विस्तारित करना चाहता था, तो उसके लिए दिल्ली और अजमेर लेना आवश्यक था, जो भारतीय सत्ता के लिए प्रमुख फाटक थे।
इस प्रकार की नवीन राजनीतिक परिस्थिति ने 1178 से 1190 के बीच चौहान तुर्क छेड़छाड़ को जन्म दिया। इन्हीं सीमांत छेड़छाड़ की घटनाओं को पृथ्वीराज रासो में चौहानों और तुर्कों की 21 बार मुठभेड़ होना बताया गया है। अलग अलग ग्रंथों में जैसे हमीर महाकाव्य में 7 बार, पृथ्वीराज प्रबंध में 8 बार, प्रबंध कोश में 20 बार, सुरजन चरित्र में 21 बार गोरी को हराना अंकित है। इन अनेक बार की चौहान विजय में अतिशयोक्ति हो सकती है, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि दोनों शक्तियों की सीमाएं जो पंजाब, सिंध और राजस्थान में मिलती थी, इनकी आपसी छेड़छाड़ के कारण बनती रही। और क्योंकि तुर्क अपना जमाव नए रूप से करने जा रहे थे, इनको पद पद पर कठिनता अनुभव करनी पड़ी। परंतु इन सभी पराभवों का जिक्र मुस्लिम इतिहासकारों ने नहीं किया है, क्योंकि ये सीमांत झगड़े मात्र थे। केवल 2 बार चौहान तुर्क संघर्ष का वर्णन इन तवारीखों में मिलता है, क्योंकि ये दोनों संघर्ष एक प्रकार से निर्णायक रूप में लिए गए थे और उन दोनों का निकटतम समय था। दोनों सैनिक संबंध पहले की छेड़छाड़ के अंतिम स्वरूप मार्ग थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी ने बड़ी तैयारी के साथ तबर हिंद सरहिंद को लेने के लिए प्रस्थान किया, जिसमें उसे सफलता की घटनाएं संभवतः आक्रमणकारियों को इस प्रकार का पराभव प्रथम बार अनुभव करना पड़ा था। परंतु जैसा कि मिन्हाज लिखता है कि शीघ्र ही मैदान से भागी हुई तुर्की फौजें आगे जाकर फिर सम्मिलित हो गई और वे सुकुशल गजनी पहुंच गई। वैसे तो तुर्की के विरुद्ध लड़े गए युद्धों में तराइन का प्रथम युद्ध हिंदू विजय का एक गौरवपूर्ण इतिहास है, अध्याय है, परंतु इस युद्ध में बहुत सारी भूलें की गई थी जो कलंकित प्रश्न है। पृथ्वीराज ने कभी प्रयत्न किया कि इस विजय को एक स्थायी विजय बनाया जाए। विजय के आनंद से मग्न होकर उसने पराजित सैनिकों पर जो है भागते हुए सैनिकों पर पीछा नहीं किया। इस प्रकार कुछ इतिहासकार उसकी उदारता मानते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो भूलें थी उसमें सैनिक नियमों का पालन नहीं करना, तैयारी नहीं करना, शादी के बाद आमोद प्रमोद में डूबते रहना और कोई निश्चित योजना का अभाव, बहुत सारी उसकी प्रथम तराइन युद्ध के पश्चात उसके भारी भूलें थी। द्वितीय तराइन युद्ध, शहाबुद्दीन को तराइन की पराजय का अत्यधिक शोक हुआ। गजनी पहुंचकर उसने सैनिक अधिकारियों को जो युद्ध स्थल से भाग निकले थे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। उसने शीघ्र ही नए ढंग से युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी। इस संबंध में इतना अधिक व्यग्र था कि उसने बहुत ज्यादा तैयारी की, जबकि जो पृथ्वीराज तृतीय है उसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी। गोरी ने सेना में तुर्क, ताजिक, अफगानों को सम्मिलित किया और उसे उपयुक्त शस्त्रों से सुसज्जित किया। जब उसके सैनिकों की संख्या 1,20,000 हो गई तो वह लाहौर और मुल्तान के मार्ग से उसी मैदान में आ डटा जिसे उसे करारी हार मिली थी। हसन निजामी लिखता है कि जब वो लाहौर पहुंचा तो उसने पृथ्वीराज के पास एक दूत के द्वारा ये संदेश भिजवाया कि वो इस्लाम को स्वीकार कर ले और गोरी की अधीनता मान ले। पृथ्वीराज ने प्रत्युत्तर में यही कहलवा भेजा कि उसे अपने मुल्क लौट जाना चाहिए, अन्यथा उसकी भेंट युद्ध स्थल में होगी। मोहम्मद गोरी शत्रु को छल से भी विजय करना चाहता था, इसलिए उसने दोबारा दूत भेजकर उसे यह आश्वासन दिलाया कि भाई युद्ध की अपेक्षा संधि करना अच्छा मानता है और इसलिए उसके संबंध में उसने एक दूत अपने भाई के पास भेजा है। जो ही उसे गजनी से आदेश प्राप्त हो जाएंगे वह स्वदेश लौट जाएगा। संधि के संबंध में उसने बताया कि पंजाब, सुल्तान, मुल्तान और सरहिंद को लेकर वह संतुष्ट रहेगा। इस संधि वार्ता ने पृथ्वीराज को बुलावे में डालने का काम किया। वह थोड़ी सी सेना लेकर तराइन की और बढ़ा। बाकी सेना को स्कंद के साथ थी, वह उसके साथ न जा सकी। दूसरा सेनाध्यक्ष उदयराज भी समय पर राजधानी से रवाना हो न सका। इसका मंत्री सोमेश्वर जो युद्ध के पक्ष में न था, पृथ्वीराज द्वारा दंडित किया गया, अतः वह शत्रुओं से मिल गया।
जो सेनाएं सीमांत भागों में लगी हुई थी उन्हें उसकी सेना के साथ मिलने के आदेश भिजवाए। पृथ्वीराज की सेना को युद्ध स्थल में पहुंची संधि वार्ता के भ्रम में अपने खेमे में रात भर बड़ा आनंद मनाती रही। इसके विपरीत गौरी ने शत्रुओं को अधिक भ्रम में रखने के लिए युद्ध शिविर में रात भर आग जलाए रखी और सैनिकों को शत्रु दल को घेरने की प्रणाली वाली चालों पर दूर दूर तक स्थित कर दिया। जो ही सुबह हुई, राजपूत सैनिक शोचादि कार्यों से निवृत्त से घेर रहे थे। शत्रु सैन्यों और तुर्की घुड़सवारों के बीच 10,000 तीरंदाजों को जमा किया गया था जो सतत रूप से शत्रु पर तीरों को बौछार कर सके। इस प्रकार जो गोरी की सेना थी वो सुव्यवस्थित लड़ रहे थे। केंद्रीय शासन में अनुशासन नहीं था। राजपूत शैली से जो लड़ रहे थे, नेतृत्व में संयुक्त प्रणाली को अपनाना उनके लिए कठिन था। इस प्रकार उनका जो सैन्य संगठन था वह अव्यवस्थित था। दूसरा, केंद्रीय अनुशासन की कमी। केंद्रीय अनुशासन में रहकर एक शैली से लड़ना राजपूत शैली के विरुद्ध था। प्रत्येक दल अपनी मान्यता के अनुरूप बड़ी वीरता से लड़ना जानता था, परंतु एक नेतृत्व में संयुक्त प्रणाली को अपनाना उनके लिए कठिन था। इस आधार पर इस रूप
अंत तक वह युद्ध कर था। उसके दरबार में भी अनेक कई पंडित और विद्वान थे जिनके शास्त्रास्त्र और वाद विवाद पद्मनाथ नामक मंत्री के विभाग द्वारा आयोजित होते थे। डॉक्टर दशरथ